वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आरपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2015 का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके हम 27 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट चैनल पर आ चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको एचटेट इकोनॉमिक्स की सारी प्लेलिस्ट, यूजीसी नेट, सेट एग्ज़ाम्स, केवीएस के एग्ज़ाम्स, एनवीएस के एग्ज़ाम्स, डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम, आरपीएससी के सेट क्वेश्चन पेपर्स, सारे प्रीवियस ईयर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उतने ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स के कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए वो समझ आएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन अ मार्केट हैज़ अ इम्परफेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जॉन रॉबिन्सन कहती है कि मार्केट में इम्परफेक्शन उत्पन्न होती है, उसका रीज़न हमसे पूछा है। इम्परफेक्ट कंपटीशन को आपको पता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो मॉडल है वो जॉन रॉबिन्सन ने दिया था और उसके बारे में बात भी जॉन रॉबिन्सन ने की। अब इन्होंने बोला कि मार्केट में इम्परफेक्शन होती है, अपूर्णता होती है, उसका हमसे पूछ रहे हैं रीज़न। फर्स्ट है डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ सेलर फॉर बायर्स, कि सेलर जो होता है बेचने वाला चीज़ को, उसका जो एटीट्यूड होता है हर एक सेलर को, बायर को लेकर अलग अलग होता है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी शॉप पे जाते हो तो क्या होता है, किसी बायर को वही चीज़ वो महंगी दे देता है, किसी को वो सस्ती भी बेच देता है। तो एक सेलर का जो एटीट्यूड होता है हर एक बायर को लेकर वो अलग अलग होता है। सेकंड ऑप्शन में बोला है डिफरेंट फैसिलिटी ऑफर्ड बाय सेलर। आपने देखा है कि कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग फैसिलिटी अपने कंज्यूमर्स को देता है। कोई अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री दे देता है, कोई अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री दे देता है, कोई किसी तरीके से डिस्काउंट देता है। तो आपने क्या देखा, डिफरेंट फैसिलिटी ऑफर करते हैं सेलर। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंट प्रेफरेंस ऑफ बायर फॉर सेलर। अब बायर्स, खरीदने वालों की भी क्या होती है, सेलर्स को लेकर प्रेफरेंस होती है कि किस मार्केट में किस सेलर से आपको ख़रीदना है। ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो ये भी एक रीज़न है। तो आपने देखा तीनों रीजंस ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, इम्परफेक्शन उत्पन्न होता है, अपूर्णताएं होती हैं। तो ये तीनों रीजंस ही बिल्कुल राइट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है हु propounded द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की परमानेंट इनकम की जो हाइपोथेसिस है वो किन्होंने दी, वो जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने दी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और मिल्टन फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम में ये बात की कि जो परमानेंट इनकम होती है ना, उसी पर एक पर्सन का कंजप्शन डिपेंड करता है। जो ट्रांजिटरी इनकम होती है उस पर कभी भी कंजप्शन डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डिमांड फॉर मनी डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस तरह की मनी की डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन डिमांड, जो मनी होती है वो। सेकंड है डिमांड फॉर फ्यूचर नीड्स। थर्ड ऑप्शन है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है लेवल ऑफ स्पेक्यूलेशन। अब आप लोगों को पता है केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। उसमें उसने बात की थी कि लेवल ऑफ स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन होता है सट्टा उद्देश्य,
सट्टा उद्देश्य के लिए डिमांड फॉर मनी जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इकोनॉमी में क्या है, यहाँ डिमांड फॉर मनी लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी ज़्यादा होगी डिमांड फॉर मनी उतनी ही कम होगी। तो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो संबंध है वो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ट्रांजैक्शन और फ्यूचर नीड्स के लिए जो मनी की डिमांड होती है ना, वो आपका इनकम का फंक्शन होती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं होती। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर थ्योरी पढ़ी है अवसर लागत की, वो किन्होंने दी, तो उसका राइट आंसर जी हैबरलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 कंट्री में टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होती है किस तरीके से, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है बार्गेनिंग पावर ऑफ 2 ट्रेडिंग पार्टनर, कि 2 ट्रेड करने वाले हैं, मान लो यूएस है और एक इंडिया है, दोनों में जिसके पास बार्गेनिंग पावर है उसके हिसाब से टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगी, या म्यूचुअली वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, म्यूचुअली कंसीडरेशन होता है कि आपस में बातचीत करके समझौते से टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होती है। थर्ड ऑप्शन है यूएनसीटीडी द्वारा डिसाइड होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है एवरेज प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड एवरेज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आप लोगों को पता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू 100, ये भी टर्म्स ऑफ ट्रेड इससे डिसाइड होती है। एक आपका क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इनटू 100, ये भी आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिसाइड करने वाला एक फॉर्मूला है। तो आपको क्या समझ आया कि 2 देशों में व्यापार की शर्तें क्या होंगी, वो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इनकरेक्ट अजम्पशन आपसे सोलो के मॉडल की पूछी है कि सोलो के मॉडल में किस मान्यता को माना नहीं जाता। फर्स्ट है देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार होता है, ये बात सोलो मानता है अपने मॉडल में। प्रोडक्शन इज अंडर लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, तो सोलो का जो मॉडल होता है उसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो लीनियर होता है एंड होमोजीनियस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी राइट है। थर्ड देखिए फ्लेक्सिबल ऑफ प्राइस वेज इंटरेस्ट, कि जो प्राइजेज होते हैं, वेज रेट होती है और इंटरेस्ट रेट होती है, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 को पढ़िए, लेबर एंड कैपिटल आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि जो सोलो है अपने मॉडल में ये मान्यता लेता है कि हमारे पास उत्पादन के जो साधन है लेबर और कैपिटल, पहली बात ये फिक्स नहीं होते, इनको हम एक दूसरे के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका उल्टा बोला गया है, तो इसीलिए सोलो के मॉडल में ऑप्शन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो नहीं होती, तो इसीलिए यही इनकरेक्ट होगी और ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, तो ये तो आपको फॉर्मूला दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका फॉर्मूला है कि P01 बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ FDI सिंस 2014, ये क्वेश्चन में पूछा है कि किस स्टेट ने 2014 के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किस स्टेट में आया। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो अगर 2014 की बात करें
तो कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। और ये क्वेश्चन अगर करंट टाइम में भी पूछा जाएगा तो अब तब भी इसका आंसर कर्नाटक रहेगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर दिल्ली आपका रहेगा और चौथे नंबर पर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है यूजीसी नेट में सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले पर 3, दूसरे पर 4, फिर 2, फिर 1। तो आपको समझ आया कि सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रीमाइसेस, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक जो खेती है इंडिया के अंदर, वो किसको लेकर चलती है, किस मान्यता को मानती है। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप विल बी राइज बाय HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करो, सीड्स का यूज़ करो। सेकंड है कि इरिगेशन फैसिलिटी जो है कि दे एश्योर इरिगेशन एंड बेटर सीड्स विल बी अवेलेबल टू फार्मर, कि जो फार्मर्स हैं उनको अच्छे बीज मिले और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी मिले, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। अगला है फार्मर विल अवॉइड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स पेस्टिसाइड बेस्ड ऑन केमिकल, कि किसानों को बचना चाहिए उन जो रसायन है वैसे रसायनों का, दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग अपनी खेती में नहीं करना चाहिए। फार्मर विल यूज़ फार्म ग्रोन मैन्योर, ठीक है, कि कृषक खेत पर तैयार उर्वरकों का ही प्रयोग करे। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप नाम से ही क्या पता लगा रहे हो कि आपको जैविक तरीके से खेती करनी है, तो यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अभी डिपेंड करता है कि जिन्होंने पेपर सेट किया है वो किस ऑप्शन को राइट मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में जो बात बोली गई है वो भी आपकी राइट है कि फार्मर को यूज़ करना चाहिए फार्म ग्रोन मैन्योर, ये भी राइट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखो, 3 में क्या बोला है कि फार्मर को पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तभी आपकी जैविक खेती हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा आंसर राइट होगा ये डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती तभी ज़्यादा हो पाएगी जब हम कम से कम पेस्टिसाइड का यूज़ जो है, केमिकल्स का यूज़ कम से कम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीसेंट नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। आप लोगों को पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ठीक है। जिस तरह से सब कुछ आज हम ऑनलाइन खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी तरह से एग्रीकल्चर में भी जो मंडियों में सामान बेचा जाता है उसको ऑनलाइन ट्रेडिंग आजकल हो रही है। वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है। अब क्या है कि जो किसान है जो मंडियों में सामान बेचते हैं वो ऑनलाइन जो है मंडियों को, अब ऑफलाइन तो है ही वो, लेकिन उनको ऑनलाइन भी क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ताकि कंज्यूमर वहाँ से भी प्रोडक्ट मंगा सके। ये आपको समझ आया। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, ऐसी मार्केट जिसमें मंडियों को ऑनलाइन जो है वो जोड़ा गया। तो अब ये क्वेश्चन बोला गया कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए, टू सेट अप द अप्रोप्रिएट ई मार्केट फॉर फार्मर अक्रॉस द कंट्री। ये बात तो सही है कि हमने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमने मार्केट को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन कर दिया, इलेक्ट्रॉन मतलब ऑनलाइन कर दिया, और जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए कंट्री में, ये बात सही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगला हमने क्या किया, ई मार्केटिंग फैसिलिटी फार्मर को दी इन सिलेक्टेड रेगुलेटरी होलसेल मार्केट, कि हमने कृषकों को क्या किया, चयनित नियमित थोक व्यापारियों में ई विपणन की सुविधा दी। एंड यहाँ पर देखिए, टू डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट अमंग्स फार्मर फॉर देयर वेलफेयर,
कि हम जो भी बेनिफिट आएगा यहाँ से वो फार्मर्स के वेलफेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी चीज़ जो बनाई गई वो किस उद्देश्य से बनाई गई। तो यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो इस उद्देश्य से बनाई गई थी, मंडियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसलिए जोड़ा गया ताकि हर एक फार्मर को अपने प्रोडक्ट का फेयर प्राइस मिल सके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे उदय की जो है फुल फॉर्म पूछी है, UDAY। तो आपको पता होना चाहिए उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ये क्या करती है, जो हमारा जो बिजली विभाग है उसमें जो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है, या फिर हम कहें डिफरेंट स्टेट्स में आज अच्छी तरीके से बहुत बिजली पहुंच रही है, सबको बिजली मिले, इस चीज़ का मैनेजमेंट देखने का काम इसका ही है। और साइड बाय साइड इनको भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंस के काम को ईजी करने के लिए ये बनाया गया था। तो यहाँ पर इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी है, जो क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट शेयर ऑफ सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन फॉर। अब ये बोला है केंद्रीय सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है, तो किस सब्सिडी में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। फर्स्ट है फर्टिलाइज़र, सेकंड है पेट्रोल, थर्ड है फूड्स एंड फोर्थ है एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर हम बात करें कि इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है वो है फर्टिलाइज़र सब्सिडी, मतलब उसमें उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है ना सबसे ज़्यादा किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाकी सब्सिडीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी क्या है, द प्रेजेंट स्टोरेज एंड राइजिंग प्राइस ऑफ पल्सेस टू कैन बी एट्रीब्यूट प्राइमरली टू। क्वेश्चन में बोला है वर्तमान में दालों की उपलब्धता में कमी हो रही है तथा बढ़ती हुई कीमतों का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, अब 2014 की जो सिचुएशन रही होगी, ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि दालों के प्राइस ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उसका आपको रीज़न पूछा है। ठीक है, फर्स्ट है कि लोगों ने ज़्यादा दालें खानी शुरू कर दी थी, सेकंड ऑप्शन है कि जो व्यापारी है उन्होंने जमाखोरी कर दी होगी, थर्ड ऑप्शन है जो दालें होती हैं ना उसका जो एरिया होता है मतलब प्रोडक्शन का वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है पल्सेस, एंड एक्सपोर्ट ऑफ पल्सेस, दालों का जो निर्यात है ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है। तो हो सकता है 2014 की सिचुएशन के हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ये वाले ऑप्शन की भी ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रेडर ने जमाखोरी शुरू कर दी। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से दालों का प्राइस जो है वो बढ़ गया। तो मुझे तो यही एक रीज़न लगता है कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है जब लोग प्याज का स्टॉक कर लेते हैं तब भी क्या होता है प्याज के प्राइस काफ़ी बढ़ जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारे एरियो में हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती है तो इसकी वजह से भी प्राइजेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर मैं राइट बोल सकती हूँ, लेकिन ये 2014 की सिचुएशन को देख के देखना पड़ेगा कि क्या इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स राजस्थान अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसमें हर एक स्टेट की एक रैंक होती है। तो यहाँ पर ये बोला कि जो राजस्थान है ना, क्योंकि आरपीएससी का पेपर है, तो राजस्थान के कौन सी डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा अच्छी रैंक है। जयपुर की रैंक अच्छी है, कोटा की रैंक अच्छी है, गंगानगर की रैंक अच्छी है, जोधपुर की रैंक अच्छी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें राजस्थान के जिस डिस्ट्रिक्ट को सबसे अच्छी रैंक मिली है वो है जयपुर। तो जयपुर इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु propounded द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यहाँ पर बोला है कि किस अर्थशास्त्री ने ये बोला कि अर्थशास्त्र क्या करता है, जो मानव का एक जीवन होता है ना, उसकी जितनी भी सामान्य क्रियाएं होती है उसको परिभाषित करता है। समझ गए? तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स को लेकर मार्शल ने दी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से किस चीज़ को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते? नेशनल इनकम हम मैक्रो में पढ़ते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट हम मैक्रो में पढ़ते हैं, ट्रेड साइकिल हम मैक्रो में पढ़ते हैं, लेकिन प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू। इकोनॉमिक्स में जो समस्याएं होती है उनका संबंध किससे होता है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास संसाधनों की दुर्लभता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज, इसका संबंध किससे है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स से है, डायनामिक इकोनॉमिक्स से। व्हाट मतलब क्या? किसी भी चीज़ के बारे में जो कोई चीज़ क्या की व्याख्या करता है, क्या सिचुएशन है। जैसे अगर मैं कहूँ हमारी राष्ट्र आय की क्या स्थिति है, तो इसका मतलब क्या है? अब वास्तव में जो सिचुएशन है उसको पूछ रहे हो। अगर क्या, जब किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया क्या, तो वहाँ पर जो एनालाइज यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स का वो होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालाइज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक आर्थिक विश्लेषण। अगर कई बार क्या होता है, यहाँ पर कोई और वर्ड होता और आपसे ओपिनियन पूछा जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, मान लो कोई डिमांड की सिचुएशन है, उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हम ओपिनियन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देते हैं, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालाइज में जो चीज़ जैसे है उसको आप वैसे ही विश्लेषण कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज का जो संबंध है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? हमारी इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स इकोनॉमी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉमिनल जीएनपी, अगर आप जो मौद्रिक क्या नापते हो, सकल राष्ट्रीय आय को मापते हो, मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन पर्टिकुलर पीरियड एट करंट प्राइस पर नापते हो, उसको कांस्टेंट प्राइस पर नापते हो, या माइनस कर देते हो कैपिटल डेप्रिसिएशन, या प्लस कर देते हो फॉरेन इनकम। हम जीएनपी की अगर डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते हैं एक साल में एक निश्चित समय अवधि में जितनी भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनकी बाजार में कीमत क्या है, उसी को आप जीएनपी बोलते हो ना। तो यहाँ पर आप करंट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से इसको मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालाइज इज बेस्ड ऑन। इंडिफरेंस कर्व हमारे ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच पर बेस करता है, जिसमें हम हर प्रोडक्ट की रैंक देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स ऑन इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय। अब इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, दो गुड्स होती हैं एक्स और वाई। अगर आपको रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखना है तो आप एमआरटी से देखते हो, एमआरटीएस से देखते हो, एमआरएस से देखते हो। तो अगर हम दो वस्तुओं में क्या करते हैं, दो वस्तुओं में प्रतिस्थापन की दर देखते हैं कि हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, वाई को बढ़ा रहे हैं, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से उसका पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमम बंडल ऑफ कंज्यूमर इज लोकेटेड ऑन अ पॉइंट वेयर, कि एक उपभोक्ता का जो संतुलन है कहाँ पर होता है कंज्यूमर,
जब उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल होती है प्राइस रेशो के, या मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है प्राइस रेशो के, या बोथ ए एंड बी ट्रू, या नन ऑफ द अबव। आप लोगों को पता है एक कंज्यूमर कहाँ पर संतुलन में होता है, जहाँ पर उसकी बजट लाइन उसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन राइट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड किससे डिसाइड नहीं हो सकती? कंज्यूमर की इनकम से डिमांड डिसाइड होती है, प्रोड्यूसर की इनकम कम है ज़्यादा है उससे कभी भी डिमांड डिसाइड नहीं होती, क्योंकि डिमांड हमेशा कंज्यूमर को करनी होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड होती है टी एंड कॉफ़ी। अब यहाँ पर आपसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी है। अगर आपको टी का प्राइस बढ़ जाता है, टी और कॉफ़ी आप एक प्राइस पर इतनी ले रहे हैं, टी का प्राइस के बढ़ जाने से आप क्या करते हो, कॉफ़ी की डिमांड को इंक्रीज कर देते हो। अगर यहाँ टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप क्या करते हो, कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देते हो। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड में हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ मिड पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व इज। ये बोल रहा है ये डिमांड कर्व है, ये लीनियर डिमांड कर्व है, इसके मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे पूछी है। अब मिड पॉइंट में क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इज ऑलवेज। अब आपसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी है। ये क्वेश्चन हमने एक्सटेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार सोल्व किया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व होता है उसके हर एक पॉइंट पर जो आपकी इलास्टिसिटी होती है इक्वल टू 1 होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 54 क्वेश्चंस को डिटेल में समझ लिया है। तो बाकी कुछ जो क्वेश्चन बच गए वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियोस अब जल्दी जल्दी आती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।